नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। देश के बुलेटिन के इस वॉर रूम में आज हम सबसे पहले आपको दिखाएंगे शांति का कबूतर उड़ाने वाले चीन के चाटुकार अखबार वॉर ड्रिल का कैसे फर्जी वीडियो जारी कर रहे हैं और जंग की हेकड़ी दिखा रहे हैं। दूसरी ओर युद्ध के मुहाने पर खड़ी दुनिया के सामने रूस का भी एक वॉर ड्रिल वीडियो सामने आया है जो इशारों इशारों में सुपर पावर को धमका रहा है। इधर एलएसी पर चीन के दो मुंहे चरित्र को देखते हुए हिंदुस्तान के शेर पहले से ज्यादा जोश में है। ड्रैगन को उसकी हद में रखने के लिए अब पृथ्वी मिसाइल ने भी कमर कस ली है। सरहद पर घिर चुके ड्रैगन की हालत देख बाजवा की नींद उड़ी हुई है। इसी खौफ के बीच हिंदुस्तान ने एक साथ दो दुश्मनों को घेरने की तैयारी भी कर ली है। खबरों में आपको दिखाएंगे नीले समंदर में मौत का तांडव और ड्रग्स के जाल में फंसने वाला कौन सा है नया चेहरा। तो शुरू करते हैं देश का बुलेटिन और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। देश के बुलेटिन की शुरुआत इसी बड़ी खबर के साथ करेंगे। पाकिस्तान के बाद फारूक ने दिखाया चीनी प्रेम। कश्मीर पर फारूक का देश विरोधी बयान सामने आया है। फारूक अब्दुल्ला का हम जिक्र कर रहे हैं। उन्होंने कहा है चीन से शासित होना पसंद करेंगे कश्मीरी के साथ होता है सौतेला बर्ताव। ये बड़ा आरोप लगा दिया है फारूक अब्दुल्ला ने। एक न्यूज पोर्टल को फारूक अब्दुल्ला ने दरअसल इंटरव्यू दिया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री, नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े नेता फारूक अब्दुल्ला का यह कहना कि चीन से शासित होना पसंद करेगा कश्मीरी, अपने आप में देखिए कितनी विवादित बात कर दी है फारूक अब्दुल्ला ने। और निश्चित तौर पर यह बड़ा देश विरोधी बयान सामने आया है फारूक अब्दुल्ला का, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि चीन से शासित होना पसंद करेंगे कश्मीरी। यानी अभी भी कश्मीरियों को अलग करके देखने की जो कवायद है नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं की, वो खत्म नहीं हुई है। आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद की जो बिलबिलाहट है, दरअसल वो भी इसके पीछे एक बड़ा रीजन है। और अब एक बड़ा देश विरोधी बयान दिया है फारूक अब्दुल्ला ने। मनीष झा हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, जरा हमारे दर्शकों को बताइए, कहने की कोशिश क्या कर रहे हैं फारूक अब्दुल्ला, क्या कहना चाह रहे हैं? एक भारतीय भला चीन से शासित होना क्यों पसंद करेगा, कैसे पसंद करने लगेगा? बिल्कुल सही कहा समीर आपने, और मैं यही सोच रहा हूं कि जो व्यक्ति या जो परिवार स्वतंत्र भारत के इतिहास में कश्मीर में सबसे अधिक लाभान्वित रहा, जिसने कश्मीर पर सबसे लंबे समय तक शासन किया, जिस व्यक्ति ने भारत सरकार में मंत्री पद का भी संभाला और जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लगातार शामिल थे, उनके मुंह से इस तरह की बातें जब निकलती है तो समझ में नहीं आता कि क्या फारूक अब्दुल्ला साहब को उम्र का असर हो गया है या फिर धारा 370 के लागू होने के बाद वो ये धारा 370 हटाए जाने के बाद जब वो ये देख रहे हैं। मनीष आपको यहाँ पर रोक रहा हूँ। रविंद्र रैना साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष हैं। रैना साहब, किस तरह से आप देखते हैं फारूक अब्दुल्ला के इस बयान को? वो कह रहे हैं चीन से शासित होना पसंद करेगा कश्मीरी। क्या कहने की कोशिश है? ये तो बड़ा देश विरोधी बयान है। कुछ लोग जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसे हैं जो खाते हिंदुस्तान का है, रहते हिंदुस्तान में हैं, उनको सारी सुख सुविधाएं हिंदुस्तान से चाहिए, लेकिन उनका दिल पाकिस्तान और चीन के लिए धड़कता है। फारूक अब्दुल्ला को पहले चीन के उइगुर प्रांत के अंदर रहने वाले वहाँ के जो मुसलमान हैं उनके हालात जानना चाहिए। चीन के अंदर रहने वाले मुसलमान अपने नाम के पीछे मोहम्मद नहीं लगा सकते, वो नमाज नहीं पढ़ सकते, वो रोजे नहीं रख सकते। वहाँ चीन के अंदर जो मुसलमान है वो मस्जिद नहीं बना सकते। तो क्या फारूक अब्दुल्ला चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के कश्मीर घाटी के मुसलमानों को इस्लाम से दूर किया जाए? बहुत दुखदायक और निंदनीय बयान दिया है। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का था, है और युगों युगों तक हिंदुस्तान का रहेगा। दुनिया के अंदर कोई ताकत नहीं है जो जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान से जुदा कर सके। जम्मू कश्मीर के 99% लोग दिल से हिंदुस्तानी हैं और उन्होंने हमेशा अपने हिंदुस्तान का झंडा बुलंद किया है। ये चंद मुट्ठी भर ये गद्दार लोग हैं, ये छटपटा रहे हैं क्योंकि ये सत्ता के बिना, सत्ता के लालची लोग हैं। जब सत्ता में रहते हैं तो इनको हमेशा वंदे मातरम और भारत माता की याद आती है। सत्ता से बाहर होते ही इनको चीन और पाकिस्तान याद आता है। ये इनके दोहरे चेहरे हैं।
वही तो बात हमारे है रैना मापदंड साहब, हैं। बिल्कुल सही बात है। और भारत ने, हिंदुस्तान के संविधान ने इतना कुछ दिया है फारूक अब्दुल्ला साहब को, उनके मुंह से जब ऐसी बातें निकलती हैं तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण नजर आता है। क्या आपको लगता है कि अभी भी जो जहनियत है, जो सोच है आम कश्मीरियों को हिंदुस्तान से अलग करके देखने की, वो कुछ लोगों के जहन से गई नहीं है क्या? इन्होंने हमेशा खाया हिंदुस्तान का है और हिंदुस्तान की पीठ पर ही वार करने की कोशिश है। पिछले 1 साल से ये जेल की सलाखों में बंद थे और लगता है कि 2-4 साल और डालने पड़ेंगे। रैना साहब, मकसद क्या नजर आता है? क्योंकि चीन के पक्ष में बयान देना फारूक अब्दुल्ला की तरफ से, इसके पीछे क्या कोई स्ट्रेटेजी आप देखते हैं? ये कैसी सोच है ये तो समझ में नहीं आता, लेकिन वजह क्या हो सकती है? ये इनकी बौखलाहट है। इस तरीके से 5 अगस्त 2019 को धारा 370 और 35 से को हटा के उखाड़ के फेंक दिया गया और जम्मू कश्मीर की जनता ने उसका स्वागत किया। जम्मू कश्मीर के जो कश्मीर घाटी के मुसलमान हमारे भाई हैं, उन्होंने सच में उनको न्याय मिला, उनके साथ इंसाफ हुआ। वरना ये परिवार के 3-4 परिवार के लोगों ने 70 साल जम्मू कश्मीर को लूट के रखा, लूट कर खाया। और आज जब धारा 370 समाप्त हुई तो ये इन लोगों को ये छटपटाहट हो रही है। इन पानी के जैसे मछली तड़पती है, वैसे ही फारूक अब्दुल्ला जैसे लोग तड़प रहे हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता सच को जानती है और जम्मू कश्मीर की जनता जानती है कि धारा 370 की आड़ में इन चंद परिवार के लोगों ने जम्मू कश्मीर की जनता को 70 साल तक गुलाम बना के रखा। अब क्योंकि जनता ने इनका साथ छोड़ दिया है तो ये छटपटाहट नहीं। और रैना साहब, सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यह है कि ऐसे वक्त में वो ये बयान दे रहे हैं जब भारत और चीन के बीच जो टकराव है वो चरम पर पहुंचा हुआ नजर आ रहा है। एलएसी पर क्या क्या साजिशें रचता हुआ नजर आ रहा है चीन, और फारूक अब्दुल्ला साहब को चीन अच्छा लग रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को ये कहता हूं, अगर आपको चीन इतना ही प्यारा है तो आप चीन में चले जाइए। आप चीन का इतना ही महिमा मंडप कर रहे हैं, चीन से इतना मोहब्बत और प्यार है तो चीन क्यों नहीं चले जाते? चलिए, शुक्रिया रविंद्र रैना साहब आपका हमसे बातचीत करने के लिए। जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना हमसे बातचीत कर रहे थे। निश्चित तौर पर बहुत ही हैरानी भरा बयान है ये, और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण इसे कहा जा सकता है, देश विरोधी इसे कहा जा सकता है। अब फारूक अब्दुल्ला ने ऐसा बयान क्यों दिया ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन बीजेपी का यह कहना है कि दरअसल ये छटपटाहट है। जिस तरह से आर्टिकल 370 को हटाया गया, जिस तरह से ऐसे लोगों की बोलती बंद की गई जो कि पाकिस्तान परस्त बयान देते थे, उससे कहीं ना कहीं बौखलाए हुए हैं फारूक अब्दुल्ला, और इसी वजह से अब उन्हें चीन प्यारा नजर आने लगा है। और वो ये कह रहे हैं कि आम कश्मीरी जो है वो चीन की परस्ती में रहना ज्यादा पसंद करेगा। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। जंग के बुहाने पर खड़ी दुनिया के सामने सीक्रेट सुपर पावर ने एक बार फिर से सुपर पावर को धमकाने की कोशिश की है। रूस ने एक बार फिर अपने एयर डिफेंस की ताकत दिखाई है। आपके टीवी स्क्रीन पर ये मिसाइल जो दिख रही है, ये रूस का सैम S-400 मिसाइल सिस्टम है, और ये जो आवाज आप सुन रहे हैं ये शायद विश्व युद्ध की मुनादी है। हुआ कुछ यूं कि रूस ने अपनी ताकत दिखाने के लिए एयर डिफेंस ड्रिल की और बता दिया कि सुनो अंकल सैम, अगर तुम सुपर पावर हो और जिनपिंग डेप्यूटी सुपर पावर हैं तो हम भी सीक्रेट सुपर पावर हैं, जिसके पास विध्वंसक शक्तियां हैं, जो दुनिया के कई हिस्सों को मिटाने का मादा रखता है और अपने दुश्मनों को करारा जवाब देने की ताकत रखता है। रूस ने यह अभ्यास अस्ट्राखान नाम की जगह पर किया। इससे संदेश साफ था कि रूस अपनी ताकत दिखाना चाह रहा था, ताकि ग्लोबल लीडर्स को यह संदेश जा सके कि रूस भी हथियारों के मामलों में किसी से पीछे नहीं है।
रूस और अमेरिका के बीच आजकल के हालात काफी जटिल हैं। एक और राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि वो पुतिन को काफी पसंद करते हैं और दूसरी ओर अमेरिका की खुफिया एजेंसी FBI के डायरेक्टर का कहना है कि अमेरिका के लोकतंत्र को खत्म करने के लिए रूस साजिश रच रहा है। तो अब ये निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है कि आखिर रूस अमेरिका के साथ है या खिलाफ है। लेकिन इन सब के बीच इस एयर डिफेंस टारगेट प्रैक्टिस से एक बात तो साफ हो जाती है कि साजिश और प्यार की बात जब होगी तब देखी जाएगी। लेकिन तब तक रूस ने यह संदेश दे दिया है कि हम हर हालात के लिए तैयार हैं। अगर तनाव हुआ तो फिर बर्बादी का युद्ध होगा, क्योंकि पहले से जो खबरें आ रही हैं उसके अनुसार पुतिन और जिनपिंग की अच्छी बनती है। चीन और रूस साथ मिलकर युद्धाभ्यास भी कर चुके हैं और चीन और रूस साथ मिलकर अमेरिका को दबाना चाहते हैं। और ड्रैगन की धोखेबाजी रुकने का नाम नहीं ले रही है। वो अमन की भी बात करता है और साथ साथ वॉर ड्रिल की झूठी धमकी भी देता है। चीन के भोंपू अखबार ने एक बार फिर से यही ड्रामा रचा है। कई बार अपनी बेइज्जती कराने के बाद भी ड्रैगन रुकने वाला नहीं है। वो लगातार वीडियो जारी करता रहेगा, दुनिया को अपनी फुहड़ता का परिचय देता रहेगा। सारी दुनिया ड्रैगन की सच्चाई जानती है, लेकिन वो नहीं मानने वाला। इस वीडियो के साथ उसके तोते ने संदेश दिया है कि PLA रॉकेट फोर्स ईस्टर्न थिएटर कमांड की एक टुकड़ी ने ट्रेनिंग फील्ड पर वॉर ड्रिल की। इसके दौरान कई मिसाइलों ने एक दूसरे के साथ गोलीबारी की और लक्ष्य को सफलतापूर्वक मार दिया। इस पूरे वीडियो में टैंक और मिसाइल को एक्शन में दिखाया गया है और फर्जी ताकत दिखाई गई है। चीन उधर इन करतूतों को करता है, फिर चीन का चमचा अखबार ग्लोबल टाइम्स उनकी ताकत का झूठा बखान करता है। अपनी आदत से मजबूत ड्रैगन गंदी हरकतों से बाज आने वाला नहीं है। शांति का राग अलाप रहे चीन का चेहरा फिर बेनकाब हो गया है। खबर है कि ड्रैगन आर्मी ने 4500 मीटर ऊंची हिमालय की चोटियों पर ड्रिल किया। PLA की 77वीं ग्रुप आर्मी ने इस ऊंचाई पर लाइव फायर ड्रिल किया। इसका वीडियो ग्लोबल टाइम्स ने जारी किया। चीन के तोते का यह दावा है कि इस ड्रिल में 47 लक्ष्यों पर सटीक हमला किया गया। ड्रैगन का ये आया नया वीडियो भी देख लीजिए। उधर शिनजियांग उइगर क्षेत्र में काराकोरम पर्वत पर कई इलाकों में सीमा पर ड्रैगन आर्मी ने कसरत की। ड्रैगन चाहे कितना भी वीडियो निकाल ले, लेकिन उसकी पोल पट्टी खुल गई है। अब दुनिया ये जान चुकी है कि ये ड्रैगन हवा बनाता है, इससे कुछ ना हो पाएगा। और भारत और चीन के बीच तनाव कम करने को लेकर दोनों देशों के बीच नो एक्शन एग्रीमेंट पर सहमति तो बन गई, लेकिन चीन अपनी हरकतों से बाज आने वाला है नहीं। चीन तनाव कम करने का ढोंग कर रहा है। एक ओर वो नो एक्शन एग्रीमेंट साइन करता है और दूसरी ओर वो सीमा पर तैनाती बढ़ाता है। चीन ने LAC पर पूरी ताकत झोंक दी है। चीन ने सीमा पर 1.25 लाख सैनिक तैनात किए हैं। भारत के किसी भी कोने को टारगेट करने वाली एटमी मिसाइलें तैनात की हैं। ड्रैगन ने 150 फाइटर प्लेन्स तैनात कर दिए हैं। LAC पर भारत और चीन की सेना आमने सामने खड़ी है। चीन के रट्टू तोते ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि चीन और भारत के संभावित टकराव को देखते हुए चीन अपनी तैयारी नहीं रोकेगा। चालबाज चीन ने ये सारे इंतजाम हमले की रेंज के अंदर किए हैं और PLA की कमांड सीधे बीजिंग से दी जा रही है। नवंबर का पहला हफ्ता काफी क्रिटिकल रहने वाला है, क्योंकि जब तक उन इलाकों में चीनी सैनिक आ जा सकते हैं, खतरा तब तक बना हुआ है। इसलिए भारत भी सतर्क है। भारत को और भारतीय सेना को चाइना और PLA पर कोई ट्रस्ट नहीं है। कितनी टॉक्स पहले हो चुकी हैं, लेकिन उस टॉक्स के अंदर में डिले और एक डुप्लिसिटी सी आती है। लेकिन सबसे बड़ा बात तो होती है कि ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है। ऑन ग्राउंड पर चाइना की जो एक्टिविटीज हैं वो कम नहीं हुई। चीन और भारत के बीच नो एक्शन एग्रीमेंट जरूर हो चुका है, लेकिन दगाबाज चीन पर भरोसा कहीं से उचित नहीं है। इतिहास गवाह है कि हिंदुस्तान ने जब जब चीन पर भरोसा किया, धोखा ही मिला है। अब चाहे 1993 में शांति समझौता हुआ हो या फिर 1996 में शांति पर हुई बात, या फिर 2005, 2012, 2013 में ऐसे ही समझौते पर सहमति बनी हो, चीन ने पलटकर हर बार धोखा जरूर दिया है। इस बार भी हालात अलग नहीं दिख रहे। और भारत चीन और पाकिस्तान को अब कभी भी खत्म कर सकता है, क्योंकि भारत ने एटमी मिसाइल पृथ्वी 2 के नाइट वर्जन का सफल परीक्षण कर लिया है।
हिंदुस्तान की न्यूक्लियर ताकत में कई गुना इजाफा हो गया है। एटमी मिसाइल पृथ्वी 2 का लेटेस्ट वर्जन पूरी तरह से तैयार है। ये मिसाइल नाइट टेस्ट में भी पास हो गई। ओडिशा में हुआ सबसे एडवांस परमाणु ताकत से लैस पृथ्वी 2 मिसाइल का कामयाब परीक्षण। बालासोर में पृथ्वी 2 मिसाइल का दम देखकर दुनिया दंग रह गई। चीन में विध्वंस मचाने के लिए, पाकिस्तान पर कहर ढाने के लिए, दुश्मन के कोने कोने में बारूदी बवंडर लाने के लिए पृथ्वी 2 पूरी तरह से तैयार है। पृथ्वी 2 की मारक क्षमता 350 किलोमीटर तक है। ये सतह से सतह पर जबरदस्त मार कर सकती है। पृथ्वी 2 एटमी हथियार ले जाने में सक्षम है। रात के वक्त भी पृथ्वी 2 अपने टारगेट पर सटीक निशाना लगाती है। बुधवार को इस एडवांस एटमी मिसाइल को अंधेरे में दागा गया, जिसका टेस्ट 100% सफल साबित हुआ। इस परीक्षण में सभी मानकों को हासिल किया गया है। इस मिसाइल को ITR के प्रक्षेपण परिसर 3 से एक मोबाइल लॉन्चर से दागा गया। बड़ी बात यह है कि मिसाइल के प्रक्षेपण रूट पर रडारों, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम और टेलीमेट्री केंद्रों से नजर रखी गई, जिसने सभी स्टैंडर्ड्स को हासिल कर लिया। पृथ्वी 2 एटमी मिसाइल पूरी तरह से हाईटेक है। इस मिसाइल में हाइब्रिड नेविगेशन, गाइडेड और कंट्रोल सिस्टम लगा रखा है, जिसकी वजह से इस मिसाइल को एडवांस कंप्यूटर संचालित करता है। यानी पृथ्वी 2 मिसाइल दुश्मन के अहम ठिकानों पर गदर मचा सकती है। इतना ही नहीं, इस मिसाइल से हिंदुस्तान एक साथ चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों पर अटैक कर सकता है, और वो भी रात के वक्त। और अब आपको दिखाते हैं सूरत के ONGC प्लांट में हुआ जबरदस्त धमाका। यह धमाका रात के अंधेरे में हुआ और दिल दहला देने वाला था। धमाके के साथ उठी तबाही की लपटें। रात के अंधेरे में धुआं धुआं आसमान। दबाव बना, सिस्टम फेल हुआ। उसके बाद आसमान शोलों में तब्दील हुआ। बर्बादी और तबाही का यह खतरनाक मंजर गुजरात के सूरत का है। रात के अंधेरे में ONGC के हजीरा गैस प्रोसेसिंग प्लांट में आग लग गई। उसके बाद आसमान में जो तस्वीर बनी वो इतनी भयानक थी कि मानो किसी जंग का मैदान हो। गैस प्लांट में लगी आग के बाद सुबह 3 बजे से धमाकों का सिलसिला शुरू हो गया। ऐसा लगा कि मानो इलाके में बमबारी हो रही हो। दिल को दहला देने वाली इस खबर के बाद दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। सबसे पहले प्लांट में फंसे लोगों की तलाश की गई, उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया। अच्छी खबर यह है कि इस हादसे में ना तो कोई हताहत हुआ और ना ही कोई जख्मी हुआ। आग जब थोड़ा काबू में आई तो अधिकारियों ने सिस्टम में बने गैस के दबाव को बाहर निकालने का काम शुरू किया, जिससे हादसे के दायरे को भी कम करने में कामयाबी मिली। सूरत स्थित ONGC के इस प्लांट में आग लगने का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले 2015 में भी यहाँ आग से भारी तबाही मची थी। इस बार की घटना देर रात की थी, लिहाजा प्लांट में कर्मचारियों की संख्या कम थी। ONGC भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनी है। ये भारत के कच्चे तेल के कुल उत्पादन में 77% और गैस के उत्पादन में 81% का योगदान देती है। जहाँ सुरक्षा मानकों का पूरा ख्याल रखा जाता है, सूरत में मची तबाही की वजहों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। अधिकारी इस पहलू की भी छानबीन कर रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया में व्हेल मछलियों पर आफत आ गई है। वहां कम पानी में फंसने की वजह से 380 व्हेल मछलियों की मौत हो गई। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया के समंदर में हाहाकार मचा है। नीले पानी में मौत तैर रही है। तस्मानिया के तट पर फंस गई है सैकड़ों व्हेल की जान। समुद्र में मौत का ये तांडव ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी हिस्से में मचा है, जहां करीब 380 पायलट व्हेल मछलियों की मौत हो गई। मौत ने इतना जोरदार हमला किया कि करीब करीब मछलियों का पूरा समूह ही खत्म हो गया। इन विशालकाय मछलियों को बचाने पहुंची राहत दल की टीम गिनी चुनी मछलियों को ही बचा पाई। ये मछलियां तस्मानिया के सफर पर थीं, लेकिन तट के किनारे पहुंचने के बाद व्हेल मछलियों का ये समूह उथले पानी में फंस गया और उसके बाद मौत का सिलसिला शुरू हो गया। ऑस्ट्रेलिया के नीचे समंदर में मौत का बवंडर। 380 पायलट व्हेल मछलियों की मौत। तस्मानिया के किनारे फंसी मछलियां, उथले पानी में फंसने से हुई मौत। पायलट व्हेल के नाम से जाने जाने वाली ये मछलियां डॉल्फिन मछली की एक किस्म है, जिनकी लंबाई 23 फीट और वजन 3 टन का होता है। बताया जा रहा है कि मार्की हार्बर इलाके में कुल 460 पायलट व्हेल मछलियां समुद्र के छिछले पानी में फंस गई। बचाव कर्मी इनमें से कुछ दर्जन मछलियों को ही बचा सके। तस्मानिया के वनजीव सेवा से जुड़े अधिकारी ने पुष्टि की है कि 380 व्हेल मछलियों की मौत हो गई है।
50 व्हेल को जिंदा बचा लिया गया है। इन मछलियों को 4 दिन पहले देखा गया था। छिछला पानी होने की वजह से बचाव कर्मी नाव के सहारे पहुंचे। बताया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में व्हेल मछलियों के तट पर आने की ये सबसे बड़ी घटना है। समंदर का पानी ठंडा होने की वजह से राहत और बचाव कार्य में भी दिक्कतें आ रही हैं। 10 किलोमीटर के दायरे में फंसी इन मछलियों को बचाने के लिए 2 शिफ्ट में काम चल रहा है। बचाव कर्मियों ने अपने अभियान का दायरा भी बढ़ा दिया है। पायलट व्हेल को बचाने के लिए उन्हें लिफ्ट किया जा रहा है और गहरे पानी में छोड़ा जा रहा है ताकि कुछ की जान बच पाए। और कृषि बिल को लेकर सरकार और विपक्ष दोनों आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं। सरकार का आरोप है कि विपक्ष इस मुद्दे पर चर्चा ही नहीं चाहता, वो गुमराह कर रहा है। संसद का मानसून सत्र समय से पहले अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद अब किसान बिल का मुद्दा सड़कों पर आ चुका है। विपक्ष ने इस लड़ाई को सड़क पर लड़ने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने किसान से जुड़े तीनों बिलों की कई खामियां गिनाई है और आगे की रणनीति तैयार की है। तो ये सरकार किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है और उन्होंने अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपने काम से ये पूरी तरह से साबित कर दिया है। और इसके लिए किसान आंदोलित हैं, वर्कर्स लेबर जो मजदूर हैं वो आंदोलित हैं। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी का किसान आरएसएस का किसान संगठन और जो मजदूर संगठन वो भी इसका विरोध कर रहे हैं। सरकार और विपक्ष आमने सामने हैं। सरकार का आरोप है कि विपक्ष इस मुद्दे पर ना तो चर्चा चाहता है और ना ही किसानों का हित चाहता है। ये सिर्फ गुमराही गैंग है। कुछ लोग अपने राजनीतिक पूर्वाग्रह से इतने ग्रसित हैं कि वो जानते हुए, समझते हुए कि ये कृषि कानून जो है, ये जो बिल है, ये किसानों के हितों से जुड़ा हुआ है, किसानों के सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, इस बात को जानते हुए भी वो एक गुमराही का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहा है। सरकार का अपना तर्क है और विपक्ष के सामने तेवर हैं। ऐसे में यही लग रहा है कि तर्क और तेवर की इसी जंग के बीच अभी किसान बिल का मुद्दा और गरमाएगा। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,